छोटी सी बात है जो आप समझ सकते हो, कोई भी समझ सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है कि भाई जब लोगों के पास रोजगार अगर नहीं हो, यार रोजगार है भी तो उसका मेहनताना कम है, कम हो गया है मेहनताना। खेती बाड़ी में भी लागत मान ले बढ़ गई है, आमदन घट गई है, तो लोगों की कुल मिला के आमदन घट गई। आमदन घट गई तो उनकी खरीदने की क्षमता घट गई, सीधी सी बात है। खरीदने की क्षमता घट गई तो बाजार के अंदर मांग कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है तो बाजार के अंदर मंदी का प्रभाव आ जाता है। आज देश की अर्थव्यवस्था में मंदी इसलिए दिखाई देती है, पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जहां विनिर्माण का काम होता है, वो उस सेक्टर में आज मंदी है, क्योंकि लोगों का रोजगार बढ़ा नहीं, वेतन बढ़े नहीं, आमदन बढ़ी नहीं, खरीदने की क्षमता कम हो गई, इसकी वजह से उनका उत्पादन कम हो गया। ये संकट है, सीधे तौर पर एक स्थिति यह पैदा होगी। बहुत सारे जगह रोजगार इन्होंने फैसला कर दिया कि हर साल जो केंद्र के है तो हर साल 3% या 5% पद वो खत्म हो जाएंगे, जो परमानेंट थे वो खत्म हो जाएंगे, और जो स्वयं उनके ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भर्ती करें। जो कर अपने हरियाणा में देखें, कौशल रोजगार निगम, इसके तहत भर्ती, स्थायी भर्ती करने की बजाय, और उनका कोई पदनाम नहीं होगा। तो इस तरह से एक व्यवस्था इन्होंने 10 साल के लिए तय की है अगले, कि 10 साल में पूरे महकमों में स्थायी पद खत्म हो जाएंगे, और ये सारा ठेके पे होगा। हमारे जितने भी आप अपन लड़ाई लड़ी है, कुछ कहते हैं तारीख 3000 बढ़ा दिए, फलाने को आंगनबाड़ी के भी कह देंगे, मिड डे मील के भी कह देंगे, फलाने भी कह देंगे, और सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि इस खातिर लड़ना तो पड़ा है, लड़ाइयां तो अपने लड़नी पड़े, अपने थाली में तो दिया नहीं है। पर उसका दूसरा रूप ये है कि एक प्रकृति, नेचर रोजगार की धीरे धीरे इन्होंने ये बना दी है कि एक आने वाले समय में इनमें से बहुत सारी सेवाओं को, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उस दिशा में आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील हो, इस तरह का ट्रांसफर उनको कर दिया है। खाद्य सुरक्षा का भी ऐसे ही है। 2 साल से जो खाद्य सुरक्षा कानून अपने देश में है, उसके तहत राशन नहीं दिया जा रहा। कानूनी अधिकार है आपका, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं, 3 रुपये प्रति किलो चावल, कानून के तहत सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को देने की, लेकिन उस कानून के तहत नहीं दिया जा रहा। ये दिया जा रहा है प्रधानमंत्री कल्याण योजना के नाम से, या जो कल्याण की मेहरबानी कह दिन रहेगी वह उसकी मर्जी है, आपका अधिकार नहीं है। अधिकार आपका खत्म कर दिया, अधिकार के तहत आपका राशन आपको खत्म कर दिया, वो नहीं मिल रहा है। वो मेहरबानी के ऊपर है, कितने दिन तक रहेगा नहीं रहेगा, फोटो लगा दे हैं। और उस समय पौंडीचेरी से मुझे जानकारी मिली है, शुरुआत हो चुकी है, डिपो बंद करो और सीधे ट्रांसफर कर दो। भाई आप अपनी मर्जी से मार्केट में बढ़िया क्वालिटी का खरीदो राशन, पैसे आपको मिल जाएंगे। पैसे कितने हैं? 5 किलो प्रति व्यक्ति 2 रुपए के भाव पर, तो 10 रुपये मान ले आपके खाते में आ गए, तो ले लो फिर। अच्छा चलो मान ले आप 10 में भी छोड़ दो, 10 में भी छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ जो भाव अपना मार्केट का आज गेहूं जिस भाव सरकार खरीदे, मान लो उस भाव दे दे 22 रुपये, तो 110 रुपये हो गए 5 किलो, 110 रुपये था दे दिए, और जाओ बाजार के अंदर। तो अभी जब गेहूं खरीदा जा रहा है किसान का, तो 22 रुपये सरकार अभी तक खरीदने को मजबूर है। लेकिन भाई मेरा अनुभव तो शहर मरे नहीं हो रहा, कभी अनुभव होगा कि इससे टाइम पर तुम मार्केट में इसी मंडी में चले जाओ जो गेहूं बिके हैं किसान के, आपको 22 रुपये पे गेहूं खरीद के दिखा दो। तो हाँ है, तो वो इसलिए मार्केट के अंदर जैसे ही वो लाला जी के पास आ जाएगा, व्यापारी के पास आ जाएगा, मार्केट में आते ही फिर आपके लिए वो कीमतें नहीं मिलेंगी। और ये जो कानून इसने बदला था, जिसके खिलाफ मैं तो कहता हूँ आप सब ने, हम सब ने, मजदूरों ने खास तौर पर किसान आंदोलनों को सलाम करना चाहिए। इसने एसेंशियल्स, वो जो था ना हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम,
आवश्यक वस्तु अधिनियम को बदला था। 3 कानूनों में से एक वो कानून था कि कोई भी आवश्यक वस्तुओं का जमाखोरी और कालाबाजारी कानूनी रूप से प्रतिबंधित था, जिसको इसने संशोधित किया, क्योंकि कृषि के जब खरीद के लिए कॉर्पोरेट को दे जाएगा मंडी में, मंडी के बाहर कितने देर खरीदो और कितना भंडारण करो, तो वो बन गया। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम तो बदलना जरूरी था कि वो भंडारण जब असीमित मात्रा में वो कर सकते हैं तो उन्हीं को फिर बेचने का अधिकार है, बेचने का अधिकार भी उनको। तो जमाखोरी के ऊपर आपने प्रतिबंध था वो हटा दिया और इस आधार के ऊपर अगले लिख दी कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक के मार्केट के अंदर 100% की महंगाई की वृद्धि ना हो। 9.5 साल में मोदी की सरकार ने टैक्स बढ़ा करके, जो पहले जो टैक्स थे इस पर वो बढ़ा करके 28,33,000 करोड़ रुपए, 28,33,000 करोड़ रुपए अकेला पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर टैक्स बढ़ा करके सरकार के खजाने उस कानून के अंदर लिखा था। इसलिए ये साइलो सूले जितने बड़े थे, ये जो अडानी के गोदाम उनके खरीदेंगे, भरेंगे और उसके आधार के ऊपर फिर मनमर्जी से अपने भाव बेचेंगे। ये अब की बार आगे तो पक्का होगा, ये होने जा रहा है धीरे धीरे इस प्रोसेस में। जब किसान एमएसपी की मांग करता है तो कहेंगे भाव बढ़ जाएंगे, गरीबों को क्या होगा। आप लोगों को ये समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, जब तक यह सरकार खरीदा है, जब तक एफसीआई का भंडार है, गोदाम सरकारी है, तब तक तो कंट्रोल रहेगा महंगाई। आपको राशन डिपो पर चीज मिल सकती है। जिस दिन सरकारी खरीद, सरकारी भंडार नहीं होगा, उस दिन क्या होगा? उस दिन होगा जैसे आज आपके टमाटर, प्याज, सब्जियों के ऊपर सरकार नहीं खरीदती, सरकार भंडारण नहीं करती, ना एमएसपी ना कुछ और, तो उनको आप देखते हो कि किसान का होगा तो 50 पैसे का टमाटर, कई बार तो वो यूं का खेत में बा देते हैं, फेंक देते हैं, 2 रुपए तक नहीं मिलता प्रति किलो, और जब उनका बिक लेता है तब टमाटर लाल हो जाता है, 200 रुपए तक गया। ऐसे प्याज के साथ होता है, ऐसे अन्य सब्जियों के साथ होता है। तो इसलिए हमारा बार बार ये कहना है कि मजदूरों के बीच में यह बात समझाएं कि दोनों चीज, और किसानों के बीच में भी, ये दोनों चीज जुड़ी हुई है। ये जो कहा ना और नाड़ है माँ के और बच्चे के बीच में। जब तक किसान का भी भला तभी है कि व्यापारी के ऊपर उसकी मर्जी पे ना हो कि किस भाव में खरीदेगा, सरकार एमएसपी तय करे लागत के हिसाब से और भंडारण की व्यवस्था करे, फसल खराब ना हो तो उसकी सुरक्षित तौर पर भंडारण हो सके। ये महंगाई का सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक है, सबसे बड़ा, क्योंकि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो फिर तमाम चीजों की कीमतें बढ़ती है। महंगाई कम करनी है तो उसके लिए पहला कारक जरूरी है कि ऊर्जा, जिससे आपका तमाम रेल चलती है, बस चलती है, ट्रक ट्राले चलते हैं, जहां से सामान लोड होकर के आता है तो सस्ता हो। आपकी खेती में भी लागत तेल की ही है, हर चीज के अंदर। तो वो अगर कीमत घटेगी तो आपकी महंगाई को कम होगी। आज देश में जो महंगाई बढ़ी है, आज देश में भयंकर बेरोजगारी है, तो उसका मुख्य कारण ये है कि इन्होंने बड़े पूंजीपतियों को तो टैक्स भी कर दिया, कर्जे भी माफ कर दिए, लेकिन 14 से लेकर के अब तक जितनी भी रिपोर्ट है उन्होंने ये बताया कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 2014 से 2023 तक जो लेबर फोर्स है, जो मजदूर है, जो श्रम शक्ति है, जो देश के अंदर दौलत पैदा करती है, उनके वेतन मान में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि वास्तविक मूल्य यानी कि महंगाई के आंकड़े अगर जोड़े जाएं तो मजदूरों का वेतन मान में बढ़ोतरी, वेतन घटे हैं, महंगाई बढ़ी है, वेतन घटे हैं। इन्होंने हमारी पूरा संवैधानिक व्यवस्था, जो जनतंत्र जिसको बोलते हैं, लोकतंत्र, वो सबको ध्वस्त कर दिया। ना न्यायपालिका स्वतंत्र रह रही, ना मीडिया को स्वतंत्र रह रहा, ना कोई सीबीआई, ना आईटी, ना ईडी, ना सब कुछ, उनका सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। तानाशाही पूरे देश के स्तर पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। और धर्म का जो हमारा संविधान हमारा संविधान खड़ा है इस बात पर, धर्मनिरपेक्षता, कि राज का कोई धर्म नहीं है, राज का किसी धर्म के साथ नहीं खड़ा होगा, राज किसी धर्म के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। लेकिन आज ये खुल करके उसको तोड़ रहे हैं। और इस तरह से हमारे देश की ये जो विविधता में एकता का जो हम कहते हैं,
यही अगर सिद्धांत लागू किया गया देश नहीं बचेगा, इसलिए इसको हराना बहुत जरूरी है। पहले नंबर का काम है आज सभी देशभक्त ताकतों के लिए जिन्होंने अपने पुरखों का कुर्बानियां जिन्होंने दी है, और कौन टाटा बिरला थोड़ा मरे थे, मजदूर किसान मेहनत कर जनता के लोग थे जिन्होंने दी थी कुर्बानी। उसकी कुर्बानी से ही इस देश में कम से कम औरत हो मर्द हो सबके बीच में, और किस जाति से किस धर्म से किस भाषा से कम से कम एक अधिकार बराबर मिला वोट का, और तो छोड़ो बाकी चीजें बराबर माने गए। आज वो उस पर इन्होंने आगे से चुनाव के बारे में आप फिर के पढ़ोगे ना घोषणा पत्र, क्या लिखा है, एक देश एक चुनाव। मतलब क्या है इसका, सुनाओ, एक देश एक चुनाव। आज इनका क्या तरीका है, जो भी विपक्ष की सरकार, मान ले उदाहरण देता हूं मैं, अपना अक्टूबर में चुनाव होगा, मान लेने की ऊपर सरकार है, अक्टूबर में हमारा चुनाव होगा और बीजेपी हार जाए, तो वो क्या करेंगे, कुछ एमएलए तोड़ ताड़ कर पहले जैसे करते बीजेपी की बन जाए। बाई चांस बीजेपी की ना बने तो कहेंगे या सरकार विश्वास खोगी या भंग, और जब तक लोकसभा का टाइम पूरा नहीं होता इतने इसका चुनाव नहीं होगा, क्योंकि एक साथ होने चुनाव तो, और इतना उनका राज चल रहा है, ऊपर तो गवर्नर का चल रहा है। तो जनता जो अब तक है कि जनता हमारे देश में वो संप्रभु है, वही सर्वोपरि है। अगर कोई सरकार विश्वास खो देती है तो लोगों के पास जाना पड़ता दोबारा से विश्वास लेने के लिए। चुनाव होते हैं और लोग जिसने चुनेंगे उसकी सरकार बनेगी, इसको खत्म कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर ऊपर से एक पूरे देश पर इनका चल सके शासन, एक ऐसा। तो ये वैसे ही नहीं कहा जा रहा है कि चुनाव खत्म कर देंगे, ये चुनाव खत्म करने की एक प्रक्रिया है जो इन्होंने अपनाई है। इसलिए पहला काम तो है इनको हराने का। दूसरा पक्ष है इनके हराने से ही एक कोई वैकल्पिक सरकार बन सकती है, और वैकल्पिक सरकार मिलीजुली बनेगी, किसी एक पार्टी की नहीं बनेगी। कोई पार्टी ऐसी नहीं, कांग्रेस पार्टी या कोई भी, कि जो अपना अकेला बहुमत ले ले। ठीक, कई बार तो ये कहते हैं खिचड़ी सरकार है, ये कमजोर सरकार है। अगर आप अपने नजर से देखोगे, गरीब आदमी के, मजदूर के, किसान के, नौजवान की नजर से देखोगे, तो यह जो मिली जुली सरकार है या ये अपने सूताओं है। ये जो एक पार्टी का बहुत बड़ा बहुमत, किसी की सुनती नहीं, कील ठोकते हैं, ड्रोन फेंकते हैं, लाठियां मारते हैं, गाड़ियां इंपाउंड कर लेते हैं, बाल पकड़ के खींचे, ये सारे जो 73 दिन की तुम बता रहे हो, अपनी पहलवान लड़कियां की, किसानों की, जिसकी भी देखो, सरपंचों की, किसी भी याद कर लो। हमारे कितने लड़के लड़कियां आज जेलों के अंदर पड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, दलित कार्यकर्ता, पत्रकार, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, मतलब उनको झूठा केस लगा रखे, यूएपी का लगा दिया, जो कर देशद्रोह का लगा दिया, यानी कि जो इनके खिलाफ बोल रहा वो देशद्रोही, और उसकी जमानत भी नहीं होगी। कानून की परिभाषा बदलती, हमारी जो न्याय की प्रक्रिया थी ना अब तक क्या थी, कि वह किसी आदमी के खिलाफ आरोप लगे, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तो वो दोषी नहीं है, वो निर्दोष है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते वो दोषी नहीं माना जाएगा, और उसको जमानत एक अधिकार है, एक नियम है। अब इन्होंने क्या कर दिया, जिस पर आरोप लग गया, जैसे पीएमएलए का, मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसके ऊपर लगाया आतंकवाद का, देशद्रोह का, जिस पर यो आरोप लग गया, तो आरोप लग गया, जब तक वो अपने आप को निर्दोष सिद्ध ना कर दे, खुद अपने आप को, जिस पर आरोप लगा दे, आरोप किसी पर लगा दो, वो मैं अपने लगाए गए, उस पर लगाए गए आरोप को जब तक वो झूठा साबित ना कर दे, जब तक वो अपने आप को निर्दोष साबित ना कर दे, तब तक वो दोषी है और वो जेल में रहेगा, उसको जमानत नहीं मिलेगी। 6 साल लोगों को जमानत नहीं मिली अब तक भी, पड़े सैकड़ों की संख्या है, ये थोड़ी नहीं है। तो देखो ऐसी स्थिति है। तो ऐसे में आज हमारे सामने मिली जुली सरकार की, जो मैं कह रहा था, अगर यो आंदोलन जो आपने कराया 73 दिन का, वो वकील है, कोर्ट है, जो भी आर्गुमेंट्स है वो होती नहीं लंबे समय तक। जो मैं बताऊं, 6, अब ये सोमा सेन एक प्रोफेसर 6 साल बाद वो जमानत पर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको जमानत देते हुए कहा कि पहली नजर में ही इसके ऊपर आरोप झूठे दिखे,
पहली नजर में आरोप झूठे हैं, और 6 साल हो गए उसने जेल में, 6 साल बाद। तो ये सिर्फ बाकियों पे, ये जो बीजेपी के नेता उन पे नहीं लागू होते। बीजेपी के नेता तो, क्योंकि वो तो उनका तो आज का सच्चाई थी कि बीजेपी में आ जाओ और मौज उड़ाओ, जो बीजेपी में ना आ जाओ तो जेल चले जाओ। तो सारे के सारे विपक्षों से तोड़ करके आज यही तो काम किया इन्होंने। जितने भी भ्रष्टाचार के जिनके ऊपर आरोप थे, जिनके ऊपर मोदी कहता था मोदी की गारंटी, भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई की गारंटी, भोपाल की रैली में बोल रहा, अगले दिन ही वो अजीत पवार जिस पर 70,000 करोड़ का आरोप लगा रहा था, वो अपनी पार्टी छोड़ के इनके साथ आ गया, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया और खजाना मंत्री बना रखे है। या मोदी की गारंटी। फिर एक की गिनती नहीं है, अनेकों हैं जो आज भरे पड़े बीजेपी के अंदर। एक भी कार्रवाई ईडी की, सीबीआई की, जो बीजेपी में आ गया, जिनके ऊपर पहले ईडी की कार्रवाई थी, सीबीआई की कार्रवाई थी, उन सब के मुक्ति कर दी, उनके ऊपर कार्रवाई बंद होगी। ये एक सच्चाई। ओके, तो ये एक सच्चाई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश के अंदर आज ये जो मिली जुली सरकार है, इसकी जवाबदेही अब कई पार्टियां, वामपंथी पार्टियां भी है, कांग्रेस भी है, क्षेत्रीय पार्टियां भी है, तो सुननी पड़ेगी भाई। ट्रेड यूनियंस की, आंदोलन की सुननी पड़ेगी। ना सुनेगी तो एक लाख तो तू भी को ना, दूसरे है तेरे गिल्ला, उन गिला बैठो बात करो। मैं नहीं कहता कि भाई कांग्रेस पहले भी राज में रही थी, उनका भी अपन देख रखा है, लेकिन आज कांग्रेस का वो जो कहना लोगों ने सरिया काट दिया गर्दन का, उनकी मारक क्षमता नहीं बची है उतनी। हालांकि थोड़ा बहुत है उनके अंदर, अभी भी बहुत सारे उनके कैंडिडेट पर्चे खा गए या जो भी करके डरा दिए गए हैं, वो बीजेपी में चले गए हैं वगैरह वगैरह। उसके बावजूद भी आज मिली जुली जो इंडिया गठबंधन जो बना है, वो एक संभावना पैदा होगी उससे कि हमारे आंदोलनों का प्रभाव, हमारी मांगों को मानने का प्रभाव अब कांग्रेस कैसे मना कर देगी। उस समय यूपीए के टाइम पे जिसमें वामपंथी उनको समर्थन कर रहे थे, 15वां श्रम सम्मेलन था, 45वां श्रम सम्मेलन, जिसके अंदर यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था कि जो भी स्कीम वर्कर्स हैं, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील वगैरह वगैरह, इन सब को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनको रेगुलर माना जाए। रेगुलर मानोगे तो आपको फिर न्यूनतम वेतन भी देना पड़ेगा, सामाजिक सुरक्षा भी देनी पड़ेगी, पेंशन भी देनी पड़ेगी, ये सब देना पड़ेगा। वो उस समय का फैसला है, सर्वसम्मति से है, जिसमें सरकार भी माए थी, जिसमें एम्प्लॉयर के यानी कि नियोक्ताओं के प्रतिनिधि भी थे और श्रम प्रतिनिधि भी थे। तो वह लागू करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। लागू नहीं करेंगे तो उस खातिर अपनी दाब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ये इसलिए वैकल्पिक नीतियों की संभावना तभी पैदा होगी जब देश में बीजेपी को हटाकर, बीजेपी को हराकर एक वैकल्पिक सरकार बने और उसमें आपा गिला, और उसके लिए अपने ऐलान है। उसमें अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को भी लिखना पड़ा है स्कीम वर्कर्स के बारे में। उसको आप देखोगे कि आपका केंद्र सरकार से जो मेहनताना है उसको 2 गुना करेंगे, संख्या बढ़ाएंगे कर्मचारियों की। आपकी जैसे मान ले 2,500 के ऊपर उन्होंने लिख रखा है कि 2 आशाएं हो जाएंगी, इसी तरह से आंगनबाड़ी की संख्या 2 गुनी हो जाएगी, आपका लिख रखी है उन्होंने भी। लेकिन साथ में या नहीं लिख रखी, जो हमने लिख रखी है, वामपंथी पार्टियों ने लिख रखी है, वो लिख रखी है कि भाई पक्के करने पड़ेंगे, श्रम सम्मेलन का फैसला है तो इनको कर्मचारी का दर्जा, इनका न्यूनतम वेतन, महंगाई के साथ बढ़ोतरी और पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, ये करनी पड़ेगी। ये हमारे अलावा और भी कई पार्टियों ने लिख रखी है। तो मिली जुली बनेगी तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं अपन, कम से कम 6,000 न्यूनतम पेंशन की है, हर किसी को कम से कम 6,000 पेंशन की बात है, यह मांग कर रहे हैं। साथ में हम करें ये खाद्य सुरक्षा, जो मैं भी बात करके हटा हूं, केरल के मॉडल के ऊपर पूरे देश में पीडीएस को स्ट्रेंथन करो, बढ़ाओ, मजबूत करो। इसमें ये 5 किलो दाना के अलावा और जितनी, अब हमारा देश में 78% लोगों को जिसे कहा है ना स्वस्थ डाइट, संपूर्ण पोषक आहार, 78% नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ 3 रोटी तो पेट नहीं भरता ना, पेट भर भी जाएगा तो पूरा पोषाहार तो नहीं है,
पोषक तत्व तो नहीं है इसके अंदर, प्रोटीन नहीं है इसके अंदर, तो अकेला इस तरह बात नहीं बढ़ती। तो इसलिए ये पीडीएस की जैसे मजबूती की बात। फिर ये कहते हैं कि भाई कैसे पैसे कहां से आएंगे, क्या होगा। इसी तरह से हमने शिक्षा के ऊपर कहा, शिक्षा नीति को खत्म करो, इसको जो इन्होंने बनाए व्यापारीकरण का है, और सबके लिए जो केरल के अंदर 1 नंबर के स्कूल आधुनिक उन्नयन करके बनाए गए हैं, तो ये बनाए जा सकते, बाकी देश में भी कर सके। दिल्ली में भी कुछ स्कूल ऐसे अच्छे बने हैं, तो ऐसा पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता। स्वास्थ्य, ये 5 लाख का बीमा, हम कह रहे हैं 5 लाख का बीमा धोखा है, ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस कह रही है हम 25 लाख कर देंगे, हम कह रहे हैं बीमा सिस्टम खत्म करो, स्वास्थ्य देखभाल की गारंटी सरकार तमाम नागरिकों की करे, उसकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो केरल के अंदर आज भी हमने करके दिखा रखी है, चल रही है। हर नागरिक को कोई बिना दवाई बिना उपचार के कोई मर ना जाए, इसकी सरकार की जिम्मेदारी। उसमें जो भी लागत आएगी वो 5 आओगी, 2 आओगी, जो आओगी वो आओगी, सब क्या आएगी, ये क्या है। तो इस तरह इस पर किया जा सकता है। अगर देश की जीडीपी का 5% स्वास्थ्य पर, 6% शिक्षा पर किया जाए, जैसे हम कह रहे हैं 20 बच्चों पर 1 टीचर। आप देखिए हरियाणा में आज अगर ये लागू कर दिया जाए 20 बच्चों पर 1 टीचर, तो कितने टीचर चाहिए, जितने आज हैं उससे 3 गुना। तो जितने बेरोजगार हैं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसी तरह से स्वास्थ्य में अगर ये मापदंड देखोगे कि भाई इतनी आपकी आबादी के ऊपर आपका प्राथमिक हेल्थ सेंटर, पहले क्लिनिक कह लो, उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर कह लो, फिर ये, और इस तरह से आपका स्टाफ जितने इसमें आपके ये आपकी नर्स है, आपका पैरामेडिकल है, फलाना धकड़ा होगा। अगर उस पैमाने पर देखें सारे लोगों के लिए स्वास्थ्य का करने का, तो कितनी ही आशाएं हैं जो नर्स बनानी पड़ेगी, ना तो भरपाई नहीं हो सकती। तो आपको ही ट्रेनिंग देके नर्सिंग के अंदर क्यों नहीं किया जा सकता। ये है जो पॉलिसी की बात। तो इसमें एक बात आती है, कुछ लोग कहते हैं इतना, बात तो ठीक है, हो क्यों कर, होने की कोई ना, पैसे कितना होंगे, पैसे कहां से आए। अब उसका जवाब मैं आपको देता हूं भाई। पैसे ये जो 40% मैंने बताया, ये कितना है, जो आज 40% संपत्ति का मालिक बन गया 1%। एक रिपोर्ट आई है ताजा, उसने बताया कि हिंदुस्तान सिर्फ 167 परिवार जो खरबपति, 167, वो संख्या हालांकि बढ़ गई 22 के बाद से, अब 22 का आंकड़ा है। 167 परिवारों पर अगर सिर्फ 2% संपत्ति कर लगा दिया जाए, तो उससे इतना पैसा आ जाता है, सिर्फ 2%, और किन के ऊपर, सिर्फ 167 परिवार। ध्यान तो सुनो इस बात में, सुन रहे हो, गौर करो, ये फिर मैं इस तो बढ़ाऊंगा इस बात में। 167 गिनती के परिवार, उन पर सिर्फ 2% संपत्ति कर लगाने से इतना पैसा आ जाता है कि जो आज हमारे देश में स्वास्थ्य पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार सारी मिल करके जितना खर्चा करती है, उसका 50%, यानी कि इस पैसे से सिर्फ 2% 167 परिवारों पर संपत्ति कर लगाने से देश का स्वास्थ्य बजट 1.5 गुना किया जा सके है। 1.5 गुना, 167 परिवार, सोचिए आप। अरे ये तो संपत्ति की बात कर रहा हूं, अभी मैंने कॉर्पोरेट टैक्स की बात नहीं कर ली, अभी मैंने इनकी विरासत कर की बात नहीं कर ली। और जो ये पूरा 1% जो आबादी है, 1% का मतलब क्या होगा, 1%, आप 140 करोड़ का देश है, तो 1% का मतलब हुआ 1 करोड़ 4 लाख के आसपास, ठीक है। 1 करोड़ 4 लाख, इनको अगर परिवार में बांटना चाहें आप, तो भाई 1 करोड़ को आप अगर मान लें 4 आदमी एक परिवार में हो, तो कितने हो गए, 2500 के 100, तो 25 लाख हो गए। इन पर अगर 2% लगा, एक तो 167 परिवार, एक ऊपर के 1% इन पर लगाया जाए, तो कितना पैसा आ जाएगा, अंदाजा लगा। देश में पैसे की कमी नहीं है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं, आप देखते नहीं कि अंबानी का छोरा, उसकी सगाई होनी, यानी सगाई भी कोने हुआ ढंगते, एक फंक्शन है, कई दिन चल रहा, 10 दिन, हवाई अड्डे भी जो एयरपोर्ट का था वो भी बदल दिया, और दुनिया भरते हैं
क्या करोड़ में वो जो कलाकार बुक किए गए आए, कितना खर्चा भाई। यू ही पैसा जो तेरे बाप की दौलत है, तुमने तो कमाई भी नहीं है, तो इसने कहा विरासत कर कि जो उसके बाप के या उसके माँ के या परिवार के पास जो दौलत है लाखों करोड़ की है, अब वो जाएगी उनके बच्चों के पास। उन बच्चों ने वह कमाई नहीं है, वह तो उन्हें मिल गई है, तो वह जब उनके पास जा तो उस टाइम पर उसमें से कुछ टैक्स सरकार के पास आ जाए तो जनता या असमानता घटेगी कि नहीं घटेगी? जो गैर बराबरी है वह कुछ कम होगी कि नहीं होगी? सरकार के पास पैसा आएगा लोगों के कल्याण के लिए, ये टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जिसके ऊपर आज मोदी डराव है, जाए तो कह बोला ये आगे ना थारी भैंस खोल लेंगे, थारे घर 2 भैंस है तो 1 भैंस ले जाएंगे, थारे बोला ये वो करेंगे, क्या कहते हैं, एक्सरे, दीवार में थारे बाजरे के डिब्बे में के है, दीवार में के है, थारे मंगलसूत्र ले जाएंगे, फलाना कर लेंगे धक्का। बाकी इन भाषणा पर आज भरोसा कर सके, पर अगला ड्राइव है वो कहे इसी विरासत कर को जो हम विरासत कर कह रहे हैं, वो भी 1% पर कह रहे हैं, ऊपर वाले पर, टॉप पर, क्योंकि वो डरा हुआ है, वो एक टॉप का है, तो वो 1% का तो एजेंट है। उनको बचाने के लिए गरीब आदमी जो पशुपालक है जिसका 2 भैंस हैं, उन राव अपनी ये खोज ले जाएंगे था, या आगे तो तुमने न्यू ले जाएंगे था, मंगलसूत्र ले जाएंगे। अब ये है, ये विकल्प यू है कि देश में आज दौलत की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है। अगर इन्हीं साधनों को अगर खेती पर 50% लोग हैं, खेती पर सोच कर देखो, अगर किसान की लागत घटा दी जाए, बीज आज कंपनियों के ऊपर है, खाद कंपनियों का, उनके भाव मनमर्जी के, अगर ये सरकार अपने कंट्रोल में ले ले, लागत घटा दे, उनकी फसल के भाव अगर उनको लाभकारी बना दे, जिसको तुमने भारत रत्न दे दिया, उस भारत रत्न जिसको दिया उसकी रिपोर्ट लागू करवाने की मांग तो कर रहे हैं किसान है। अगर उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर उनको भाव दे दो तो आप अंदाजा लगा कि देश की 50% आबादी की गोजमर्रफी आगे खरीदने के लिए अगर थोड़ा सा लाभकारी बढ़ जाता है तो इस देश में राट पाट जाएगा उद्योग का, क्योंकि मांग बढ़ेगी। जैसे ही किसान के खेत मजदूर के पैसा आया तो भाई वो भी सूट साट खरीदेंगे कि हमारे बाका की जूती चप्पल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, वो भी कोई कच्चा ढूंढ होगा अपनी पक्का कर लेंगे, तो मांग बढ़ जाएगी ना एकदम से, तो सारी चीजों में एकदम से उछाल आएगा। ये है विकल्प की दृष्टि। इस देश में अगर आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए ऊपर वालों से उन पर टैक्स लगा करके वो पैसा लोगों के पास पहुंचाया जाए, इससे मांग बढ़ेगी, इससे रोजगार पैदा होगा, उद्योग पैदा होगा, ये चीजें आएगी। ये है विकल्प दृष्टि। इसके लिए अपनी लड़ाई मजबूत होगी। इसलिए तुम थारते भी कह रहा हूं, कोई आज कांग्रेस का या किसी पार्टी का या जजपा का लोक दल का भरम पाड़ के बच्चा लियो, वो भी देखे उड़े हैं। हाँ, पर आज जो है, आज उनका मरोड़ लाई जा सके, उनका दाव लाई जा सके, आज उनकी वह ताकत को ना तो चौटाला की ताकत हुआ जो पहला उसकी गर्दन निमड़ा कर दी शहनशाहों की तरह से, जैसे काट ले जाते थे, ऐसे ही कांग्रेस की थी। आज ये है जनता की ताकत, इसको मजबूत करना। और वैकल्पिक राजनीति मुद्दे इनको लेकर के आपने आने वाले समय, लेकिन होगा तभी जब बीजेपी को सत्ता ये रह गए तो कील ठोकेंगे फिर और घड़ी, ड्रोन आएंगे और ज्यादा गोले फेंकने खातर अपने ऊपर ये होगा। बावजूद इसके वो लंबा समय लगेगा, लड़ाइयां तो आजादी की भी लड़ी गई है, कुर्बानियां दी गई, पर ये आज आप बिना तेगा ठाए, बिना हथियार ठाए, बिना एक सिर्फ वोट की इस्तेमाल से हम ये बड़ा काम देश के लिए कर सकते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी बढ़ती है हमारी सबकी कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाएं। इसके लिए जो जितना तुम काम कर सको, अपने घर को, परिवार को, पड़ोस को, जिनको अपने साथियों को, उनको इस बात के लिए तैयार करो। और भाई एक बात और मैं अपील करूंगा तुम्हें कि वो ये है कि भाई देखो, थोड़ा थोड़ा सा अब अपनी यूनियन खातिर तो आप चंदा करते कि नहीं करते। राजनीति में आज अगर मजदूर की, किसान की मेहनत का जनता की सुनवाई होगी तो मेहनत का जनता को अपनी राजनीति के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। कॉरपोरेट्स ने आज ये जो क्या था, ये इलेक्टोरल बॉन्ड,
क्या था ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक है? चंदे के नाम पर एक रिश्वत को कानूनी जामा पहनाया गया, नाम उसका इलेक्टोरल बॉन्ड था। किसने कितना पैसा दिया नहीं बताया जाएगा, किस टाइम दिया नहीं बताया जाएगा, चोरी छुपे। अब जब वो राज खुले हैं, सीपीआईएम पार्टी अकेली पार्टी थी देश की राजनीतिक पार्टियों में से, अकेली पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट में जिसने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दिया। वो गई और 7 साल के बहस के बाद आखिर ये फैसला हुआ कि गैर कानूनी और असंवैधानिक है। और किसने किस टाइम दिया, कितना दिया, कब दिया, ये सारी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। जब यह बात आई तो क्या हुआ रुगड़े, ये जो मोदी कहता ना, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, ये तो खा गया सारे देश में बीजेपी। मतलब 8,500 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से इसकी पार्टी को मिले। टोटल जो चंदा जितना इलेक्टोरल बॉन्ड से आया उसका 56% अकेला बीजेपी के पास आया। 1 2 ऐसी कंपनियां जिनके फैक्ट्स आगे सामने कि जिनके ऊपर पहले से, मान ले दवा कंपनी है, सैंपल फेल है, नकली दवा बना रहे हैं, 7 कंपनी गुजरात की, उसके ऊपर सीबीआई की जांच है, उस कंपनी ने आपको चंदा दे दिया, रिश्वत दे दी और उसका वो जो कर रहा था कारोबार, कर बेटा कोई बात नहीं, संरक्षण देगी। आपने 1,000 करोड़ रुपया चंदा दिया, बड़ी बड़ी कंपनी है, 1,000 करोड़ रुपए दिया और ठेका दे दिया बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हवाले, पूरा का पूरा हाईवे के, इसके रेल के पूरा ठेके दे दिए। 30 कुछ ऐसे हैं कि किसी के मान लो तो चंदा नहीं दिया, थोड़ा दिया, छापा घेर दो ईडी का। अब ये जो केजरीवाल जिसमें पकड़ रखा है, ये बड़ा कारोबारी है, बड़ा कारोबारी है। अब इसने 55 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दे रखा है, 55 करोड़। यही जो कंपनी है जिसके ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, जिसको पकड़ा गया, पहले 10-11 बार के बयान में केजरीवाल का नाम नहीं है। जब वो केजरीवाल का नाम दे दे है उसकी जमानत हो जाए, वो चंदा दे दे उसकी जमानत हो जाए, वो छोड़ दिया जाए, वो सरकारी गवाह बन जाता है। रिश्वत दे दी तो उसको छूट दे दी, चल बेटा तेरी जमानत, तुम इतने तो काम नहीं चलेगा, तो हमारे पक्ष में गवाही दे दे कि यू काम केजरीवाल ने यूं कराया था या फलाने ने कराया था। अब वो भीतर है राजनीतिक तौर पर और वो बाहर है, आपको 55 करोड़ का चंदा है, ये धंधा है। कई कंपनी ऐसी हैं जिनका कुल मुनाफा 12 लाख मान ले और चंदा दे रही 50 करोड़, कितना है यूपी साहब? ये पैसा कहां से आया? एक दर्जन के आसपास ऐसी कंपनी है जिनकी कुल लागत कंपनी की इतनी नहीं है, उसके कई गुना ज्यादा चंदा दे रही है। ये पैसा कहां से आया? ये है काला धन, बाहर से फर्जी कंपनियां। मतलब बॉन्ड तो खरीदा तेरे नाम पर क्योंकि उसको उजागर तो करना नहीं है, पैसे मैं दे रहा हूं, खरीदे तेरे नाम पर जा रहे हैं, मैं कौन हूं इसका बेरा ही नहीं, पैसा मेरा है। जिसने पैसा दिया है उसका पहचान उजागर नहीं है, खरीदा इसका है, पर इस तो यह बुझने की जरूरत है कि पैसे आए कहां से तेरे पास, आज यह जांच तो होनी चाहिए। तो कॉरपोरेट ने आज राजनीति को खरीद लिया। इन पूंजीपतियों ने आज मान ले कभी कांग्रेस को, मोदी को आज पैसे देके, उसकी पार्टी को पैसे देके आज देश की टोटल बंदरगाहें, हवाई अड्डे, खान, आज इन पर कब्जा कर लिया। देश का जो डिफेंस का जो मान ले प्रोडक्शन करने वाले उन कंपनियों के ऊपर भी कॉर्पोरेट आ गई, उन कंपनियों का आ गया। टोटल मीडिया आज देखिए ना, टेलीविजन, आप 10 साल पहले या कल्पना कर सको थे कि कोई भी बात आज अखबार में, टेलीविजन में इनके विरोध की नहीं आती, एक पक्ष की आती है। क्यों आती है? वो डर के नहीं आती, बल्कि उनका एजेंडा है, वो है ही अंबानी के, अब अडानी के। अडानी ने खरीद लिया, जो एनडीटीवी खरीद लिया, जो थोड़ा बहुत आलोचक था, जो पहले सवाल कर लेता था, वो चैनल खरीद लिया पूरा का पूरा। आज पूरी मोनोपोली उनकी है। तो इस तरह से राजनीति में बड़ी पूंजी के आने से
देश की पूरी अर्थनीति पे, पूरे देश की सामाजिक तंत्र के ऊपर, शासन तंत्र के ऊपर उनका कब्जा बढ़ेगा। अगर यूं तोड़ना है तो हम क्या मांग कर रहे हैं? चुनाव सुधार हो और उसमें ये कॉरपोरेट का चंदा पार्टियों के ऊपर प्रतिबंध बैन होना चाहिए। बड़ी कंपनियां का चंदा बैन हो, यूथ पैसा सरकार ले चुनाव आयोग को दे, चुनाव आयोग सब पार्टियों को बराबर के प्रचार का मौका के लिए पैसा खर्च करे, तो जनतंत्र मजबूत होगा। हमारे पास जैसे सीपीआईएम के पास मैं बताऊं, टाटा ने एक बार भेज दिए, अब से 20 साल पहले की बात है, क्योंकि अकेला सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई तुम्हारी क्या स्टैंडिंग, आप कैसे, तुम तो बेनिफिशियरी हो, इलेक्टोरल बॉन्ड तो पार्टियों के लिए है, तो आप इसके विरोध में नहीं आ सकते। हमने कहा कि हमारा इतिहास है, आज तक हमने कभी किसी कॉर्पोरेट से चंदा नहीं लिया, हम कॉर्पोरेट चंदे के खिलाफ है, प्रतिबंध के खिलाफ है, हमने खाता तक नहीं खुलवाया है, जो इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए खाता खुलवाना जरूरी था, हमने अलग से खाता नहीं खुलवा रखा है। तो उसने सुनी, और सुनी तो जो बात हमारी हमने कही थी वो न्यू की न्यू उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है, उसको रद्द किया गया। तो ये जो कॉर्पोरेट का जो फंड है, ये देश को आज असल में बंधक बढ़ा रहा है। अगर इसको बचाना तो कहा ना, जिसकी खाओ बाकड़ी उसके गाओ गीत, तो जिनका खाया है तो उन खातिर मोदी आज उनने के गीत गाओ है, उनका हवाले कर रहा है। आपको अपनी राजनीति के लिए कुछ फंड भी इकट्ठा करना चाहिए। मजदूर की, किसान की पक्ष की राजनीति जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तो मजदूर और किसान खुद अपनी राजनीति के अंदर अपना सहयोग आर्थिक हमें जो कहा ना मलोटा इकट्ठा करके, सब ने मलोटा इकट्ठा करके गांव को डूबा आ जा, बाढ़ आ जा, सारा गांव चंदा इकट्ठा करे नहीं करे, जोड़ खोदना हो, कुछ और करना हो, सब करते थे मिलकर। ऐसे मिलकर राजनीति में भी अगर सफाई करनी है, अगर लुटेरों को राजनीति से बेदखल करना है, तो मेहनत कर जनता को अपना, क्योंकि जनता की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह मुकाबला है जनशक्ति का धन शक्ति से। धन शक्ति को तभी आप चैलेंज कर सकते हैं जब अपनी ताकत को जुटाएं। उसके लिए भी अलग अलग जिलों में फिर आप लोगों से आएंगे, मिलेंगे साथी, अपना अपना थोड़ा थोड़ा मोलोटा करके प्रचार में तो जाए। हमारी ये बात जो आप कह रहे हो, अखबार तो छापता नहीं, टेलीविजन तो छापता नहीं, लोग आता है जान खातिर भाई फिर तेल लगेगा, गाड़ी लेनी पड़ेगी, माइक लेना पड़ेगा, पर्चे काटने पड़ेंगे, कुछ और करना पड़ेगा। उसके लिए तो आपका सहयोग के बगैर तो हो नहीं सकता। चलो इतनी सी बात है। कोई और बात साथियों का कोई सवाल वगैरह हो तो वो आप पूछो, जरूर बेधड़क होकर के पूछो। और लेकिन ये थोड़े से दिन का काम है हमारे लिए, यू टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो तो मैंने बताया आपको कि मंगलसूत्र तो तुम जानो के है भाई, या तो कोई बताने की जरूरत नहीं। एक भावनात्मक लगाव अपने देश में, यह पितृसत्ता पैट्रियार्की के महिला को, क्योंकि वो वैवाहिता है तो उसको एक मंगलसूत्र पहनना पड़ता है। ये पुरुषों के ऊपर नहीं है कि वो भी कोई मंगलसूत्र पहने जरूरी तौर पर ना। तो ये एक भावनात्मक मुद्दा है। और ये जैसे पिछली बार इन्होंने भावनात्मक मुद्दा भड़का यूज करा सैनिकों को लेकर के, अब की बात दूसरी बात इसके साथ है कि आम जनता बाजार के अंदर उनकी लूट ना हो तो सरकार साथ में खड़ी हो जाए। जैसे ही महंगाई बढ़ेगी तो वो अपने गोदाम से चीज निकाल दे कि भैया लोगों को इस रेट के ऊपर अवेलेबल। केरल में वामपंथी जो सरकार वो ऐसे ही करती है कि सिर्फ 5 किलो अनाज ही नहीं देती, वो तमाम आवश्यक वस्तुएं जितनी भी हैं उसमें आपके पास कोई सा राशन कार्ड हो, उसमें कोई बीपीएल व्यापील की कोई शर्त नहीं है। हर किसी को दालें, मसाले, तेल, सब्जी ये बनाने की ये चीजें ये आपके पीडीएस के तहत सरकारी डिपो के ऊपर वो सरकार की तरफ से कंट्रोल रेट पर उपलब्ध करा देती है। कंट्रोल रेट पे जब लोगों को सरकारी दुकान में मिल रही तो बाजार में क्यों पिटेगा? एक सीधी सी बात है। महंगाई को और कम करने के लिए जरूरी है, एक तो मैंने बताया पेट्रोलियम पदार्थों को कम करो, एक है कि आपका सार्वजनिक तौर पर भंडारण व्यवस्था और पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको स्ट्रेंथन कर दिया वगैरह। तो इस तरह से आज ये जरूरत है और ये किया जा सकता है। मैं अगली बात ये कह रहा था कि ये जो आज स्थिति जो पैदा की है इन्होंने, वो है कि देश में